अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक और पोइम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आर्क बाय एड्रियन ए हुसैन। तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, फिर हम पोइम के टाइटल की सिग्निफिकेंस को देखेंगे, फिर हम पोइम की समरी देखेंगे, फिर पोइम को लाइन बाय लाइन एनालाइज भी करेंगे, फिर हम उसके थीम्स को देखेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस को देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे और टोन ऑफ पोइम को देखेंगे। इस पोइम को वेरियस एस्पेक्ट से कवर किया जाएगा जिससे आपको इस पोइम की थोरोली समझ आ जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। राइटर की बायोग्राफी से स्टार्ट लेते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे राइटर की बायोग्राफी, थोड़ा सा हम टच करेंगे इनकी बायोग्राफी को ताकि हमें समझ आ जाए कि जिस राइटर की पोइम को हम देखेंगे उनकी लाइफ कैसे है, थोड़ा सा ही हम इसको देखेंगे। तो एड्रियन ए हुसैन, born Syed Akbar Hussain, is a Pakistani poet, literary critic and Shakespearean scholar. He completed his BA in English from Oxford University and later did PhD. Hussain is well known for his contributions to English poetry in Pakistan. His poetry collections include Desert Album and Italian Window, which is a book of sonnets. He won the Gannett Poetry Prize for his early poem House at Sea. ये सब कुछ हमने देख लिया कि उनका रियल नेम क्या है, उन्होंने शेक्सपियरन के वर्क्स पर भी काम किया हुआ है और उनकी एजुकेशन क्या है, इंग्लिश पोइट्री में उनकी बहुत सारी खिदमत रही हैं, उनकी पोइट्री कलेक्शन का नेम क्या है, बुक ऑफ सोनेट है जो कि इटालियन विंडो है, और फिर उनको अवार्ड भी मिला हुआ है गैनेस पोइट्री का हाउस एट सी जो कि उनकी अर्ली पोइम थी। अब हम देखते हैं कि इनको प्रेज किया गया है, इनकी तारीफ की गई है बाय पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एंड राइटर खालिद हसन। ही डिस्क्राइब्ड हिम एज द फाइनेस्ट लिविंग पोएट इन इंग्लिश। ठीक है व्यूअर्स, तो ये हमने इनकी बायोग्राफी को देख लिया। अब नेक्स्ट हम इस पोएम के टाइटल सिग्निफिकेंस को देखेंगे। टाइटल हमें क्या आइडिया दे रहा है, ठीक है। द वर्ड आर्क इमीडिएटली रिकॉल्स द रिलीजियस स्टोरी ऑफ नोज आर्क। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी उसको इन्होंने रेफ़र किया है इस पोएम में। तो उस आर्क की हिस्ट्री क्या है कि वो आर्क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की थी। ये था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 300 बरस तक अपनी कौम को दावत दी इस्लाम की, लेकिन कौम ने नहीं बात उनकी मानी। मज़ीद ऐसे टाइम गुजरता गया, 600 साल हो गए, कौम ने फिर उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने अल्लाह से कहा कि उनकी कौम पर अज़ाब ला दिया जाए। लेकिन फिर फरिश्तों के कहने पर उन्होंने फिर अपनी कौम को मज़ीद टाइम दिया, लेकिन उनकी कौम बाज नहीं आई बुरे कामों से। तो 900 बरस गुजर गए, कौम सीधे रास्ते की तरफ नहीं आ रही थी। तो क्या हुआ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 बरस के थे तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि वो खजूर के दरख्त बोएं, और फिर 50 बरस बाद वो उन्होंने काटे और उनसे उन्होंने कश्ती बनाई। और फिर मुसलमान थे उनके साथ, ज़्यादा लोग नहीं थे लेकिन कुछ लोग थे जो उनकी बातों पर ईमान ले आए थे। उन्होंने इनका साथ दिया इस आर्क को बनाने में, और जब वो रेडी हो गई तो फिर क्या हुआ, इसमें हर एक जानवर का, परिंदे का जोड़ा रख लिया गया। और मुसलमान भी थे आपके पास, बहुत ही कम तादाद में, 100 से भी कम तादाद में थे मुसलमान आपके साथ। और फिर 40 रोज़ तक आसमान से पानी बरसा, 40 रोज़ तक, कि हर एक चीज़ डूब चुकी थी लेकिन सिर्फ आर्क सरवाइव रही। ठीक है, कोई और चीज़ नहीं रही, सिर्फ जो चीज़ें आर्क में थी, जो इंसान आर्क में थे, जो जानवर परिंदे आर्क में थे, वही सिर्फ बची। हर एक चीज़ ख़त्म हो गई तो फिर ज़मीन को हुक्म दिया गया कि वो अपना पानी अपने अंदर जज्ब करें। ठीक है, और फिर ज़मीन ने अपने अंदर अपना पानी जज्ब कर लिया, आसमान से पानी बरसना बंद हो गया। तो ये थी आर्क की हिस्ट्री। तो ये प्रोटेक्शन का आइडिया हमें कहाँ से मिल रहा है, वो स्ट्रीट लाइट से, कि वो प्रोटेक्शन के सैम्बल के तौर पर है, इंसानी कोशिशों के सैम्बल के तौर पर है कि जो हम अपने आप को मुसीबतों से बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, और यही वो जैसे कि नोज़ आर्क ने उस कैटास्ट्रॉफिक फ्लड के दौरान इंसानों को बचाया था। ठीक है, वर्ड आर्क immediately recalls a religious story of Noah's Ark, where Noah builds a vessel to preserve life from the catastrophic flood sent by God to cleanse the world। ठीक है, वेसल का मतलब आर्क ही है। तो जो उस वक़्त जो उन्होंने वहाँ के इंसानों को बचाया था वो आर्क थी, और इस चीज़ को यहाँ रेफ़र किया गया है। आर्क किस लिए थी, ताकि दुनिया को क्लीन किया जाए, बुराइयों से बचाया जाए। तो वो आर्क किस लिए थी, ताकि ज़िंदगी को प्रिजर्व किया जाए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द टाइटल सजेस्ट्स आइडिया ऑफ प्रिजर्वेशन, सर्वाइवल एंड शेल्टर अमिड्स chaos और डिस्ट्रक्शन। यानी कि वो उस वक्त जो ज़िंदगी तबाही के दहाने पर खड़ी थी, उस वक्त आर्क ने ज़िंदगी को बचाया chaos में से, डिस्ट्रक्शन में से। तो इस पोइम का जब हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें वर्ड है स्ट्रीट लाइट। जो स्ट्रीट लाइट अक्सर रात के वक्त जलती हैं, ठीक है, ताकि वो हमें लाइट प्रोवाइड कर सके, तो वो उस वर्ड को यूज़ किया है। तो उस स्ट्रीट लाइट को भी हम देख सकते हैं कि वो भी इलामती तौर पर आर्क को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डेट इंड्योर्स इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग नेचुरल फोर्सेस, के जो नेचुरल फोर्सेस का इस पोएम में जिक्र किया गया है कि जैसे कि बारिश और वो जो से डिवनिंग हैज़, जैसे कि बहुत सारा वो गर्दालूद सा मौसम हो जाता है, वो वाली चीज़ें आती हैं। और स्ट्रीट लाइट फिर किस तरह एक आर्क का काम करती है, इस चीज़ को हम एनालिसिस में देखेंगे। अभी इसको हम टाइटल सिग्निफिकेंस में देख रहे हैं।
Just as Noah's Ark protects life, the street light seems to stand as a lonely guardian. ठीक है, कि जो नो आर्क ने जिंदगी को बचाया, स्ट्रीट लाइट भी ऐसी है कि जैसे वो अकेली खड़ी होकर एक गार्डियन के तौर पर काम कर रही है। ठीक है, तो आर्क कैन बी टेकन एज समथिंग विच प्रोवाइड सेफ्टी, प्रोटेक्शन एंड स्पिरिट। द आइडिया ऑफ एन आर्क दैट हैज So, this poem has a religious connotation. Ark is symbol of protecting something from danger. कि कोई बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात हो गए हैं, डिस्ट्रक्शन वाले हालात हो गए हैं, और उस चीज़ में ख़तरों से बचाने के लिए जो चीज़ है वो है आर्क। तो अभी मे भी आपको टाइटल का इतना आइडिया अच्छे से क्लियर ना हुआ हो, लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे और फिर आप दोबारा से इस टाइटल को सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फिर आगे हम समरी देखते हैं, समरी से भी ये आइडिया ग्रास्प कर लेंगे। तो समरी इस पोएम की है, आर्क बाय एड्रियन ए हुसैन कैप्चर्स अ स्पेसिफिक मोमेंट इन द अर्ली मॉर्निंग। हम इस पोएम को स्टार्ट की लाइंस देखते हैं तो पता चलता है कि सुबह का वक्त है, अभी सुबह कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि ये ट्वेलाइट का टाइम है और उस मोमेंट को कैप्चर किया गया है, उस मोमेंट को डिस्क्राइब किया गया है। द पोएम स्टार्ट्स विद द इमेज ऑफ स्ट्रीट लाइट, और फिर बताया गया है कि वो सुबह का वक्त है, कंप्लीट सुबह नहीं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि वो वक्त है और उस दौरान एक स्ट्रीट लाइट रोशन है, स्ट्रीट लाइट ऑन है। ठीक है, द स्ट्रीट लाइट इज डिस्क्राइब्ड एज येलो एंड क्वेस्टिंग फॉर एम्बर। अब ये जो सी वर्ड हैं येलो एंड क्वेस्टिंग फॉर एम्बर, ये हमारे पोइम में भी यूज हुए हैं, ये वहाँ पर हम इनके मीनिंग्स को देखेंगे। द पोइम गोज टू डिस्क्राइब द सराउंडिंग, फिर हम देखते हैं कि इर्द गिर्द जो से हालात हैं उनको राइटर बयान करता है, इन्वायरमेंट को बयान करता है, वहाँ पर जो सी जिस तरह के लोगों के घर हैं उन चीज़ को राइटर बयान करता है। ठीक है, बाय डिस्क्राइबिंग हेजी एंड शेडी एटमोसफियर। ठीक है, कि हम देखते हैं कि अचानक से वो गर्द आलूद वाले हालात हो जाते हैं और जो उनसे घर हैं वो लीन पाम फ्लैंक हाउस हैं। ठीक है, ये लीन पाम फ्लैंक हाउस, ये अगर टेक्स्ट में इस वर्ड को यूज़ किया है राइटर ने, इस फ्रेज को, और फिर ये जो सी हैजी कंडीशन है, दिस पोएम कल्मिनेट्स इन अ वार्निंग ऑफ एन अनथिंकिंग रेन। ये जो कंडीशन है इसके थ्रू क्या होता है कि एक अनथिंकिंग रेन की प्रोडिक्शन की जाती है। कल्मिनेट्स का मतलब कि एंड अप होना। ठीक है, तो वो अनथिंकिंग रेन, ये इस तरह क्यों राइटर ने इसको एंड किया है, इसका भी एक खास सिग्निफिकेंस है जो कि आपको एनालिसिस में पता चल जाएगा, फिर हम उसको थीम्स में भी एक्सप्लोर करेंगे, तो मजीद आपके आइडियाज़ क्लियर होते जाएंगे। बस आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो बढ़ते हैं हम इसके एनालिसिस वाले इंपॉर्टेंट पोर्शन की जानिब। अब पोइम का एनालिसिस है, तो इस पोइम को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया है। इट सीम्स के इंटेंशनली डिवाइड किया गया है, यानी कि जानबूझकर डेलिबरेटली इस पोएम को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, जिस तरह उस आर्क को डिवाइड किया था 3 पोर्शंस में, फॉर ह्यूमन, फॉर एनिमल्स एंड फॉर बर्ड्स। ठीक है, ये इसको हम अपनी इंटरप्रिटेशन के तौर पर ले सकते हैं। फिर अब हम पोएम के टेक्स्ट से स्टार्ट लेते हैं, तो आपने बहुत ही तवज्जो से इसको सुनना है। यहाँ से टेक्स्ट को पढ़ते हैं। मॉर्निंग, अ स्ट्रीट लाइट स्टिल बर्न्स। मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब कि सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त मतलब कि एक होप से बात स्टार्ट की गई है, और कह रहे हैं कि जो सी स्ट्रीट लाइट हैं, जो कि लाइट्स होती हैं गलियों में लगने वाली, वो अभी तक जल रही है। अब ये जो सारा मंजर है ये हमें बताया गया है एक बिग सिटी का सिनेरियो, जो कि हो सकता है वो कराची सिटी का बयान कर रहे हैं, क्योंकि कराची सिटी से ही शायद बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है वो उसी को ही डिस्क्राइब कर रहे हों। उन्होंने नहीं बताया, ये खुद हम इंटरप्रिटेशन में अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें बड़े शहर के मनाजिर को बताया गया है, और कह रहे हैं कि वो लाइट अभी तक जल रही हैं। तो वो लाइट अगर अभी तक जल रही हैं तो इससे एक इंटरप्रिटेशन हम ये ले सकते हैं कि अभी जो से भी सुबह होने वाली होती है, हुई नहीं होती है, अभी सूरज कंप्लीट तुलू नहीं हुआ होता है, ये वो वक्त हो, शायद वो लाइट का वक्त हो, कि जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट अभी तक जल रही है। क्योंकि ऐसे होता है ना, स्ट्रीट लाइट में सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है और वो खुद ब खुद फिर वो बंद हो जाती है, इसका मतलब है कि सूरज अभी तुलू नहीं हुआ। फिर आगे कहा जाता है येलो क्वेस्टिंग फॉर एम्बर अगेंस्ट डल एक्सप्लोजन्स। येलो की जो इसकी कलर है, लाइट का कलर है वो येलो है, वो एम्बर की तलाश में है अगेंस्ट डल एक्सप्लोजन्स। एक्सप्लोजन मतलब कि जो ये धमाके वगैरह हो रहे हैं उनके खिलाफ, ये उनकी तलाश में नहीं है बल्कि ये एम्बर की तलाश में है। एम्बर क्या है, एज ए मेटाफर यूज़ किया है। एम्बर क्या होता है, फसिलाइज्ड ट्री रेजन होता है, जो कि अक्सर एंशिएंट जो चीज़ें हैं उनको सेव करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो चीज़ें हैं मिलियन ऑफ ईयर के लिए वो अनचेंज रहे। तो पोएम के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको कैसे ले सकते हैं कि शायद किसी वैल्यूएबल चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि वो उसको चेंज, डिके या लो से प्रिजर्व कर सके और वो उसमें कोई चीज़ में तब्दीली ना लाए। और यहाँ पर ये जो स्ट्रीट लाइट है ये ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी जाहिर कर रही है। इसको मजीद भी आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी ये पूरा ये फर्स्ट स्टैंजा को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ऑफ ग्रीन फेचुअस एडमेंट इंटेंट ऑन इट्स लोन विजल। ऑफ ग्रीन यानी कि अब इसमें नेचर को भी पोर्ट्रे कर दिया है, कि अब नेचर का भी इस पोइम में जिक्र करेंगे, बिग सिटी के मनाजर के साथ नेचर को भी अब बताएंगे। फेचुअस का मतलब कि सिली एक्ट, फुलिश एक्ट। एडमेंट का मतलब बजिद है वो, इंटेंट ऑन इट्स लोन विजल, कि वो इरादा रखता है कि वो खुद ही, विजल का मतलब निगरानी, लोन अकेला, कि वो अकेले ही निगरानी करे। अब ये
स्ट्रीट लाइट का भी कहा जा सकता है कि वो स्ट्रीट लाइट तन्हा है और वो सारी चीज़ों को खुद देख रही है। या फिर आर्क का भी कहा जा सकता है कि आर्क अकेली है और वो इंसानों को बचाने के लिए कोशा है। वो आर्क जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मंसूब है। यहाँ पर कोई एग्जैक्ट टच नहीं दिया गया इस पॉइंट में कि आर्क की तरफ है, लेकिन इंटरप्रिटेशन में हमें पता चला कि इन्होंने उस आर्क को भी इसमें रेफर किया है। फिर वो जो आर्क में थे वो वही लोग सरवाइव कर गए, वही आर्क इंसानियत को बचाने का जरिया बन गया। अब हम इस फर्स्ट स्टैंजा को थोरोली एनालाइज करते हैं। यहाँ पर पहले जैसे बात हो गई कि जो स्ट्रीट लाइट है वो इंसानों की तरक्की को यहाँ पर मेंशन कर रही है कि जो ह्यूमन प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजी है, सिविलाइजेशन है, इन चीज़ों को सिंबलाइज कर रही है। जैसे कि आजकल के मॉडर्न लाइफ में लोग इन आर्टिफिशियल चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा रिलाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे येलो और एम्बर हैं वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट हैं, वो होप के साथ हैं। और जैसे ग्रीन है वो नेचर पावर के साइन के तौर पर यहाँ पर यूज़ किया गया है, और ये इनएविटेबिलिटी के तौर पर भी यहाँ पर साइन है कि जिससे हम यानी कि नेचर से हम छुटकारा नहीं पा सकते। ये उस चीज़ को भी यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है। और जो ये स्ट्रीट लाइट का लोन विजल है ये एज अ मेटाफर है कि इंसान अपने आप को जो से दूसरे सर्कमस्टांसेस है, अनथिंकिंग सर्कमस्टांसेस हैं, उन चीज़ों को खुद को बचाने के लिए सिस्टम को इन्वेंट किया हुआ है। और ये जो लोन विजल है ये अलेनेशन, आइसोलेशन को भी बताती है कि इंसान आजकल के दौर में इतनी ज़्यादा तरक्की करके भी तन्हाई का शिकार है, वो अकेला रह गया है इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद भी। और इंडिपेंडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर अब आ जाते हैं सेकंड स्टैंजा पर। इन द स्वेलिंग हैज़ वाइल बिहाइंड इट अ ड्रिफ्ट। स्वेलिंग हैज़ का मतलब कि जो थिक फोगी सा एटमोसफेयर हो गया, ठीक है। अब ये जो पहले बता दिया था अगेंस्ट डल एक्सप्लोजन, अब वो बता रहे हैं कि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, जो कंडीशन है वो क्लाउडी सी हो गई है। वाइल बिहाइंड इट अ ड्रिफ्ट, अ ड्रिफ्ट का मतलब कि विदाउट कंट्रोल, विदाउट एनी डायरेक्शन ये सब कुछ हो रहा है। इन द ब्रेथलेस हडल लीन पाम फ्लैंक्ड हाउसेज रीचिंग आउट। अब ये हडल का मतलब कि क्लोज टुगेदर हैं, इतने बड़े बड़े घर हैं, ठीक है। ये मॉडर्निटी को भी यहाँ पर सिंबलाइज करते हैं। स्ट्रीट लाइट के थ्रू भी हमें पता चल गया कि इंसानों ने कितनी तरक्की कर ली। और फिर ये बड़े बड़े घर, मकानात, ये किस चीज़ के मनाजर पेश कर रहे हैं, ये एक बड़ी सिटी के मनाजर पेश कर रहे हैं। फिर है रीचिंग आउट, इसको हम आगे मिलाएंगे। रीचिंग आउट टू द गर्डल ऑफ स्काई लाइन क्लाउड कवर डीपनिंग। गर्डल का मतलब बेल्ट सी, वो एक आसमान के साथ ऐसे लग रहे हैं वो जैसे जुड़ से गए हैं। वो इतने लंबे लंबे घर, पाम फ्लैंक हाउसेस, खजूर के दरख्तों की तरह ये ऊंचे घर हैं। क्लाउड कवर डीपनिंग, अब जो सूरत हाल थी वो मजीद से मजीद खराब होती जा रही है। वो कवर से डीपनिंग और मजीद जो सी वो तारीकी हो रही है, ठीक है। जो से क्लाउड हैं वो और ज़्यादा छा रहे हैं आसमान पर। अब इस चीज़ में हम क्या देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद भी इंसान नेचर से छुटकारा नहीं पा सकते। यहाँ पर ये फ्रेजाइल, नाजुक कंडीशन इंसान की बताई गई है बिफोर द नेचर्स पावर, कि नेचर पावरफुल है, इंसान उसके आगे कुछ भी नहीं है। बेशक वो कोशिश कर सकता है, परसिस्टेंस यहाँ पर इंसान की शो की गई है, ठीक है, कि वो बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नेचर से छुटकारा नहीं पा सकता। नेचर के आगे इंसान बेबस है। नेचर के जो से काम है वो होंगे, बेशक इंसान जितनी मर्जी आगे तरक्कियाँ कर ले। क्लाउड कवर डीपनिंग, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रीट लाइट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब इसका इंट्रैक्शन किस चीज़ के साथ हो रहा है, नेचर के साथ इसका इंट्रैक्शन हो रहा है। ये जो हालात ख़राब हो रहे हैं, मौसम, ये सब कुछ क्या है, ये नेचर है। नेचर वर्सेस ह्यूमन का थीम भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। थीम में आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम समझ लेते हैं कि ये नेचर वर्सेस ह्यूमन का थीम यहाँ पर दिखाया गया है। थर्ड स्टैंजा की तरफ आते हैं। ट्विलाइट इन्वोल्यूशंस पेल ग्रे एज्ड बाय रेवन। ट्विलाइट ये वही है ट्विलाइट जिसका हमने बता दिया है कि जब अभी पूरी तरीके से रोशनी नहीं हुई होती और तारीकी भी बाकी होती है और सुबह भी होने वाली होती है, उस टाइम का यहाँ पर जिक्र किया गया। और इन्वोल्यूशंस का मतलब अनक्लियर पाथ्स ऑफ लाइफ। ये अगेन मॉडर्निटी की कंडीशन को यहाँ पर बताया गया। पेल ग्रे एज्ड बाय रेवन, रेवन क्या है, स्ट्रॉन्ग किस्म का कवा होता है, ठीक है, जो कि डेड बॉडीज को खाता। अब यहाँ पर 3 कव्वे आ गए हैं अचानक से और वो केयरलेसली घूम रहे हैं, ठीक है। केयरलेसली का मतलब कि उन पानी कंडीशन से उनको कोई परवाह नहीं है। वॉइड का मतलब कि खाली, ठीक है। वो यहाँ पर केयरलेसली से इधर उधर घूम रहे हैं, ठीक है, खाली चक्कर लगा रहे हैं। प्रिकर्सर्स ऑफ फास्ट अनथिंकिंग रेन, प्रिकर्सर्स का मतलब कि वो वैसे तो एंसेस्टर्स इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो प्रिडिक्शन लाए हैं और फास्ट अनथिंकिंग रेन, कि अनथिंकिंग रेन एक आएगी। अनथिंकिंग का मतलब कि जो शहरी ज़िंदगी की मुश्किलात से बेखबर, अनथिंकिंग के अनसर्टेनिटीज़ इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और ये अनथिंकिंग से ही मॉडर्न कंडीशन पर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ नहीं पता कि किस वक्त क्या हो जाए। तो ये उस कंडीशन को यहाँ पर बताया गया है कि आजकल के दौर में इंसान तरक्की तो कर गया है, लेकिन इन चीज़ों से छुटकारा वो अभी भी नहीं पा सकता। जैसे कि स्ट्रीट लाइट क्या है, स्ट्रीट लाइट इंसानी प्रोग्रेस को शो कर रही है और उसके अंदर नेचर का जिक्र कर दिया गया है कि इंसान नेचर से कभी छुटकारा नहीं पा सकता।
चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले। अब जो स्ट्रीट लाइट है वो एक आर्टिफिशियल सा कंस्ट्रक्ट है, उसको कंट्रास्ट किस चीज़ से कर दिया है, नेचुरल इमेजरी के साथ उसको कंट्रास्ट कर दिया है। नेचुरल इमेजरी इसमें क्या है, स्वेलिंग हैज़ है, क्लाउड्स हैं, क्रोज हैं, जो सी अनथिंकिंग रेन है, ये सब कुछ क्या है, नेचर है। और ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन है जो कि कंट्रोल करना चाह रही है इन्वायरमेंट पर, ठीक है, कि वो सब कुछ इंसान अकेला भी करने की काबिलियत रखता है। तो सब वर्ड लोन के थ्रू इसको बताया गया है, लेकिन नेचुरल फोर्सेस से इंसान कभी भी खुद छुटकारा नहीं पा सकता, इन चीज़ों से इंसान कभी भी ताकतवर नहीं हो सकता। तो इंसान की एफर्ट्स क्या हैं, वो एक लिमिट तक हैं कि वो एक हद तक नेचर पर कंट्रोल पा सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं जिनको वो पूरी तरह से कभी भी अपने काबू में नहीं ला सकता। अब ये जो स्ट्रीट लाइट का लोन विजल है, ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है कि इंसान इस जो सी क्योस वाली लाइफ है, अनसर्टेनिटी वाली लाइफ है, इसमें भी वो स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और ये जो स्ट्रीट लाइट और नेचुरल एलिमेंट्स को आपस में कंट्रास्ट करके दिखाया गया है, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ये ह्यूमन लाइफ और नेचुरल वर्ल्ड के दरमियान जो इतना इंसान सेपरेट हो गया इन चीज़ों से, मॉडर्न टाइम में ये इस चीज़ को भी सिंबलाइज कर रहा है। और जो स्ट्रीट लाइट का हमने पढ़ा था ना फर्स्ट स्टैंजा में कि क्वेस्टिंग फॉर एम्बर, ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, इंसान अपनी ज़िंदगी में एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये जो डीपनिंग, क्लाउड कवर एंड स्वेलिंग हैज़, ये इन चीज़ों को बताकर क्या बताया गया है, मॉडर्न लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर क्लैरिटी और सर्टेनिटी को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि इंसान को पता चल जाए कि एग्जैक्ट उसको पता चल जाए कि मेरे साथ कब क्या होगा, ये किसी को भी नहीं पता। कॉम्प्लेक्स इंसानी किस्म की ज़िंदगी हो गई है, ठीक है, कि इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते भागते उसकी ज़िंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, ये हमें अंदाज़ा ही नहीं है। और जैसे 3 क्रोज अचानक से आ जाते हैं, वो किस चीज़ का सिंबल है, फेट का सिंबल है, डेथ का सिंबल है, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है, चेंज का सिंबल है, कि इस चेंज से हम ये जो अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हैं, क्राइसिस, ये चीज़ें किस चीज़ को सिंबलाइज करती हैं, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स को सिंबलाइज करते हैं या उन क्राइसिस को सिंबलाइज करते हैं जिनकी वजह से इंसान की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और ये जो कहा गया है ना वर्ड प्रिकर्सर्स ऑफ अनथिंकिंग रेन, ये इस चीज़ को सजेस्ट करते हैं कि ये जो डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हैं ये मोस्टली अनकंट्रोलेबल ही होती हैं, ठीक है। ये जो सा वर्ड लोन विजल हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ा था, और इस पॉइंट में ये नहीं कहा गया कि जैसे स्ट्रीट लाइट है जो कि लोन विजल रखती है, ठीक है, ये लोन विजल के थ्रू रेजिलियंस को बताया गया है कि इंसान के जो रेजिस्टेंस की पावर है कि वो अपनी ज़िंदगी में मीनिंग, होप, ऑर्डर ढूंढने की कोशिश करता रहता है, ठीक है, ये उस चीज़ को सिंबलाइज किया है। और ये राइटर ने बिल्कुल सजेस्ट नहीं किया कि जो स्ट्रीट लाइट है वो रेन के अगेंस्ट विन कर जाएगी, ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि ये परसिस्टेंस के आइडिया को हाईलाइट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। परसिस्टेंस के मतलब कि जो भी बुरे हालात आ जाए इंसान कोशा रहता है उन हालात को बेहतर करने के लिए, ये उस चीज़ को बताया गया है। लेकिन अनथिंकिंग का मतलब है कि जो मर्जी कर ले, अनसर्टेन इवेंट्स और क्राइसिस ये इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये इंसानी ज़िंदगी में चेंज लाते रहते हैं। तो ये था इस पॉइंट का एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस पॉइंट के एनालिसिस की समझ नहीं आती तो आपको मैं सजेशन दूंगी कि आप इसको एक दफ़ा फिर से वॉच कर लें, कि आप इसको फिर से एनालिसिस वाले पोर्शन को देख लें। इंशाअल्लाह आपको दूसरी दफ़ा देखने के वक्त समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें आइडिया को ज़रा डीपली एनालाइज करने पर ही समझ आता है। अब इस पॉइंट के थीम्स को हम देखते हैं। फर्स्ट जो सा थीम है वो है ह्यूमन परसिस्टेंस इन अ क्योटिक वर्ल्ड। ह्यूमन परसिस्टेंस कैसे, ये हमने देख लिया एनालिसिस वाले पोर्शन में, कि जो सी स्ट्रीट लाइट है वो लोन विजल कर रही है, वो अकेली तनहा खड़ी है, हालांकि इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, अनथिंकिंग रेन भी आ जाती है, लेकिन जो सी स्ट्रीट लाइट है वो फिर भी तनहा वहाँ पर निगरानी कर रही है। वो स्ट्रीट लाइट क्या है, इंसानी प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करती है और ये इंसानी परसिस्टेंस को शो करती है इन अ क्योटिक वर्ल्ड। क्योटिक मतलब कि ये जो सी कॉम्प्लेक्स सी वर्ल्ड है जहाँ पर इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं। नेक्स्ट हमने एलिनेशन एंड आइसोलेशन का थीम इसमें देखा। स्ट्रीट लाइट के थ्रू जैसे पाम फ्लैंक्ड हाउसेज हैं, लेकिन उनके बावजूद भी क्या है, इंसान एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं हैं। घर तो बहुत लंबे लंबे बन गए, लेकिन इंसान क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार है, ठीक है। इस मॉडर्निटी में ये एलिनेशन एंड आइसोलेशन एक प्रोमिनेंट थीम रहा है मॉडर्निस्ट राइटर्स का। फिर है डिस्कनेक्शन फ्रॉम नेचर, ये जो कंट्रास्ट दिखा दिया गया है ह्यूमन और नेचर का, ये डिसकनेक्शन है। नेक्स्ट जो सा थीम है वो है अनसर्टेनिटी एंड एंग्जाइटी इन मॉडर्न लाइफ। अनसर्टेनिटी कैसे, किसी चीज़ के बारे में कोई शॉर्टिंग नहीं है, कब क्या हो जाए हमें, इन सब चीज़ों को हमने एनालिसिस में बहुत अच्छे से देखा है। फिर है रेजिलियंस अमिड अनसर्टेनिटी। रेजिलियंस अमिड अनसर्टेनिटी का मतलब कि अपने आप को फिर भी रेजिलियंट रखना,
उन सिचुएशन से, ठीक है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखना अनसर्टेनिटी के दरमियान, अमिट का मतलब कि दरमियान के अनसर्टेन चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्योस है, हर तरफ क्राइसिस हैं, लेकिन फिर भी अब एक रेजिलिएंट कंडीशन शो कर रहे हैं कि आपको उन हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उनसे आपकी इनर स्ट्रेंथ है वो अभी भी बाकी है। तो ये हो गए इसके थीम्स। तो अब हम इस पोएम में यूज़ होने वाले लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। तो फर्स्ट उनसे लिटरेरी डिवाइस है वो है इमेजरी। इमेजरी हम देखते हैं कि कैसे एक सिटी का जो सा इमेज क्रिएट किया कर दिया गया है डिफरेंट वर्ड से, जिससे हमें पता चल सके कि एक बिग सिटी का जिक्र हो रहा है। देन फिर नेचर का पोर्ट्रेल कैसे कर दिया कि हमें पता चल रहा है कि अब नेचर को भी इसमें डिपिक्ट कर दिया गया है वर्ड से, जैसे कि ग्रीन वर्ड से, ठीक है। फिर आगे हमें पता चल रहा है कि लाइट का जो सा इमेज क्रिएट कर दिया है वर्ड से, जैसे येलो, ठीक है। इससे हमें पता चल रहा है कि लाइट बर्न हो रही है, ट्वेलाइट का टाइम है, ठीक है, शुरू में हमें पता चल जाता है। तो इन वर्ड्स के थ्रू राइटर ने इमेजरी की डिवाइस यूज की। फिर नेक्स्ट जो सी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, इसमें किस चीज़ को पर्सोनिफाइड किया गया है? ग्रीन को पर्सोनिफाइड किया गया है एज वर्चुअस एंड एडमेंट, ठीक है। इसके थ्रू ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दे दी हैं। नेक्स्ट जो सी लिटरेरी डिवाइस है वो है मेटाफर। अब मेटाफर इस चीज़ में क्या है? मेटाफर क्या होता है ना कि जब हम दो कंट्रास्टिंग चीज़ों को आपस में ऐसे मिला देते हैं कि फिर वो देखकर लगता है कि वाकई ये सेम है। इसमें स्ट्रीट लाइट को एज ए सिंबल ऑफ ह्यूमन परसिस्टेंस शो किया है, ठीक है, ये एक मेटाफर है। दूसरी जो सी मेटाफर है क्वेस्टिंग फॉर एम्बर, ये इस लाइन के थ्रू उन्होंने क्या बताया है? एज ए सर्च फॉर मीनिंग। तो क्वेस्टिंग फॉर एम्बर को रिलेट कर दिया है सर्च फॉर मीनिंग के साथ, और फिर क्रॉस को सिंबलाइज कर दिया फेट या अनकेयरिंग नेचर के साथ, और मेटाफर की डिवाइस को यूज किया। और जो सी एक और जगह पर मेटाफर की डिवाइस को हम देखते हैं कि यूज किया वो है रेन। रेन एज ए मेटाफर फॉर अनस्टॉपेबल एंड इनडिफरेंट फोर्सेस। नेक्स्ट जो सी लिटरेरी डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं नेबरिंग वर्ड्स में, जो करीब करीब वर्ड्स होते हैं उनमें रिपीटिशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड्स की। ये हम देखते हैं एलिट्रेशन, एक लाइन है लीन पाम फ्लैंक्ड हाउसेस, ठीक है। इधर हम देखते हैं कि एल वर्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा यूज किया है, ठीक है। एलिट्रेशन यूज करने का मकसद क्या होता है? ताकि एक रिदमिकल क्वालिटी, म्यूजिकल क्वालिटी का टच दिया जा सके पोएम को, ताकि इसको अट्रैक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। और फिर है एक लाइन ट्वाइलाइट एवोल्यूशंस, इधर भी हम देखते हैं कि एलिट्रेशन की डिवाइस को यूज किया गया है। नेक्स्ट जो सी डिवाइस है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म यहाँ पर कैसे यूज हुई? यहाँ पर क्रॉस को सिंबलाइज किया है फेट के साथ, ठीक है। एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ नेचर्स पावर हैज बीन शोन बाय द सिंबलिज्म ऑफ क्रॉस। फिर नेक्स्ट है ब्रेथलेस हडल। ये किस चीज़ को हिंट देती है? ब्रेथलेस हडल हिंट्स एट एंग्जाइटी एंड अलाइनेशन इन मॉडर्न लाइफ, ठीक है। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई थी इस पोइम में। तो स्ट्रक्चर क्या है इस पोइम का? द पोइम आर्क बाय एड्रियन ए हुसैन हैज 3 पार्ट्स एंड कंसिस्ट ऑफ 9 स्टैंजास। पोइम इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स का मतलब कि कोई प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं है, एंड देयर इज लैक ऑफ पंक्चुएशन टू क्रिएट अ फ्लो एंड कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज। अब फ्री वर्स यूज करने का क्या मकसद होता है राइटर का? ताकि वो कंटेंट पर ज्यादा अपना फोकस रखे, आइडिया को कंटिन्यूटी के साथ डिलीवर करे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम इस पोइम की टोन को देखते हैं। तो टोन की बात करते हैं। द टोन ऑफ दिस पोइम इज कॉन्टेम्पलेटिव एंड सोम्बर, ठीक है। कॉन्टेम्पलेटिव कैसे है कि एज पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन ह्यूमैनिटीज आइसोलेशन एंड वल्नरेबिलिटी अगेंस्ट नेचुरल फोर्सेस। द टोन ऑफ दिस पोइम इज आल्सो फॉरवर्डिंग एज क्रॉस आर प्रिकर्सर्स ऑफ अनथिंकिंग ब्रेन। फॉरवर्डिंग का क्या मतलब होता है? पेश गोई करना किसी चीज। तो ये सब कुछ था इस पोइम से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। इजाज़त दें, अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल